हमें मान लीजिए इसकी लेंथ भी ले लेते हैं, कितनी ले लें, 10 मीटर। तो बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? दूसरा पार्ट, if they interchange their position, then find the change in position, change in center of mass position. पहला वाला आंसर तो सबका आ गया होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट कौन से लिए होंगे? यही वाले ले लिए होंगे, 0 0। तो क्या हो जाएगा, m1 यानी 100 इंटू r1 यानी 0 प्लस m2 यानी 60, r2 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 60। तो क्या आंसर आ गया, 600 डिवाइडेड बाय 160, 0 से 0 कट गया, क्या हो गया ये, 2 से, अच्छा 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 4 का 16 और 4 1 का और 4 5 का, तो 15/4 आ गया, तकरीबन 3.8 आएगा, 3.8 मीटर। कहाँ से? यहाँ से मान लेते हैं ये है 3.8 मीटर। इधर ही आना चाहिए, सेंट्रल मास नहीं आना चाहिए, हैं? बोलिए इधर ही आना चाहिए, क्योंकि भारी लड़का जो है उसका उधर है वेट ज्यादा, तो उसी तरफ आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, प्लैंक का मास हमने क्यों नहीं कंसीडर किया? वो तो एक सरफेस की तरह हो गया ना, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से सेंट्रल मास थोड़ी जो है वो होगा, ठीक है। वो तो अर्थ की तरह हो गया, जैसे अर्थ है ऐसे वो है, ठीक है। प्लैंक की बजाय अर्थ में खड़ी कर दी है, तो भी तो वही होगा। तो जो भी सेंटर ऑफ मास है वो इन दोनों के बीच से आएगा। चलिए ओके, अब आइए दूसरा पॉइंट, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन फाइंड द चेंज इन सेंटर ऑफ मास पोजीशन। तो अब क्या किया, ये बॉय इधर आ गया और गर्ल इधर आ गई, ठीक है। तो अब बताइए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में क्या चेंज आ गया। तो एक तरीका ये है कि यही वाला फॉर्मूला लगा के दोबारा निकाल दिए, हैं? दोबारा निकालेंगे तो फिर क्या आएगा, इस बार जो है इधर आएगा, कहीं पे आएगा नहीं आएगा, हैं? तो इस बार ये क्या होगा, ये 3.8 होगा, किधर से, इधर से होगा, होगा नहीं होगा, सिंपल। ये वाली जगह ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, पहले यहाँ से यहाँ आया था, इस बार क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ गया, 6.2। जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, मुश्किल नहीं है। पहले यहाँ से यहाँ था, हो गया ये रहा। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी,
अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये हो जाएगी। तो चेंज क्या आया? चेंज ये आ गया। ये वाला चेंज आया नहीं आया? तो चेंज डेल्टा आर क्या आया बताइए जल्दी से। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बताइए कितना हो गया? 6.2। पहले किस पे था? 3.8 पे था। इसमें से माइनस कर दिए तो 12 हो गया, 8 गया 4 और यहाँ पे 5, 3 गया 2, 2.4 मीटर चेंज आ गया। बोलिए 2.4 मीटर आएगा नहीं आएगा? कोई भी डाउट नहीं। जवाब 2.4 आएगा। ये तो मैंने ओरली कर दिया, फॉर्मूला लगा करके कर दीजिए। तो चेंज इन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास, चेंज इन सेंटर ऑफ मास। बोलिए इज इक्वल टू m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2। ठीक है? चलिए डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्वेश्चन हमने थोड़ा सा जैसे फ्रेम करना चाहिए था उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा फ्रेम कर लेंगे। चलिए तो ये बताइए क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यहाँ पे? हैं? नहीं लग रहा। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो ये 0 हो गया। ठीक है, गुड। ये m1 कितना है? इसको m1 माने, इसको m2 मानते हैं। ठीक है, तो m1 मतलब 100। कितना चेंज किया इसने अपनी पोजीशन? बोलिए 10 चेंज की ना, यहां से यहां पहुंच गए। गुड। प्लस m2 इसने कितनी चेंज की? ये लेफ्ट को आई तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? इसने भी -10 चेंज की और डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, इसलिए कि इधर जाके तो 0 ही हो जाना, मल्टीप्लाई होकर के। ओके, m2 की वैल्यू नहीं लिखी, m2 की वैल्यू लिखिए, क्या आ गया? 60। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो ये क्या हो गया? ओके, तो सब हमने आंसर लिख दिया। कैसे आ रहा है? गलत अप्रोच। नहीं, अप्रोच गलत है, इसलिए कि यहाँ पर क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं होगा। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम इसको इधर लाएंगे और ये इधर आएगा तो होगा क्या, हमने कल भी किया था कि ये प्लैंक जो है ये अपने आप को चेंज कर लेगा, ये प्लैंक अपने आप को चेंज कर लेगा। तो हमें सबसे पहले प्लैंक को चेंज कराना। देखिए तब तो रनर एक था ना, इसलिए वो चेंज कर रहा था। नहीं, 2 पे भी कर सकता है आप, 3 पे भी करा सकते हैं।
चलिए देखिए क्या होगा, इसको भी मैं मिटा देता हूँ ताकि डायग्राम बनाने में आसानी हो जाए। ओके, ये वाली कैलकुलेशन से इतनी बात हमको समझ में आ गई। क्या समझ में आई कि ये जो लड़का है जब ये इधर आएगा और लड़की इधर आएगी तो सेंटर ऑफ मास जहां पर पहले था है अब वहां पे नहीं आएगा, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है ये जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है उस सरफेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, उस सरफेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। देखिए कैसे चेंज नहीं होगी। क्या होगा, प्लैंक यहां पर क्या काम करेगा, ये प्लैंक जो है ये अपने आप को ऐसे शिफ्ट कर लेगा। कितना शिफ्ट कर लेगा, अपने आप को ऐसे शिफ्ट कर लेंगे। तो ये देखिए अब ये जो लड़का है ये इधर आ जाएगा और नीचे ले लेता हूं ताकि बॉय को बनाने में आसानी हो जाए। तो ये लड़का इधर आ गया 100 kg, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहा। कल ये हमने डिस्कस किया था नहीं किया था बताइए, प्लैंक का मूवमेंट हमने निकाला था। तो ये हो गया 60 kg, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन प्लैंक और इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा भाई, सेंटर ऑफ मास तो भारी वाले लड़के की तरफ शिफ्ट होगा ना, लेकिन एक्चुअली सेंटर ऑफ मास को अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये है मेरी अर्थ, क्या है अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में मेरा सेंटर ऑफ मास यहां पर है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये मूव कर जाए तब भी ये यहीं पे होना चाहिए, तब भी यहीं पे होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये चेंज ना हो इसके लिए क्या होगा, ये प्लैंक पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना शिफ्ट हो गया, मैं मान लेता हूं x शिफ्ट हो गया, ये x शिफ्ट हो गया, इधर x है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं चेंज इन शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 शिफ्ट इन मास 1 एंड शिफ्ट इन मास 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना शिफ्ट का, शिफ्ट इन सेंटर मास का, तो फॉर्मूला लिख दिया। तो इतनी बात हमको क्लियर है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स F external is 0, therefore shift in center of mass will be 0। तो ये हो जाएगा 0। ये कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल यही लगाया था वहां पर। ठीक है, बस यहाँ पे डेल्टा R1 डेल्टा R2 में गलती करी थी। तो क्या हो जाएगा, M1 है मेरा 100, R1 कितना चला, वो M100 जो है वो कितना चला, ये कल भी बताया था मैंने, चेक करिए। ये 10 नहीं चलेगा, देखिए 10 माइनस एक्स कर लीजिएगा, 10 माइनस एक्स। ठीक है ना, इसको इस एंड पे पहुंचना है,
तो इस एंड पे जब ये पहुंचेगा तो देखिए ये कहाँ चला, ये यहां से और यहां तक ही तो चला है, और ये जो पार्ट है इतना, ये यहां से यहां पर ये आया तो एंड आ गया। ये पार्ट जो है इधर वाला ये भी x ही के बराबर होगा, x पार्ट कितना किया, तो कितना चला ये 100 मास 10 माइनस x, ठीक है। चलो गर्ल को बताओ कितना चलना पड़ेगा। गर्ल को चलना पड़ेगा, यहां से इसने चलना शुरू किया और यहां तक चलना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा माइनस, या माइनस लगा देता हूं क्योंकि लेफ्ट साइड में चल रही है, 60 इंटू 10 प्लस x। अब आंसर आएगा, जरा सॉल्व करिए, x की वैल्यू बताइए कितनी आई। तो ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस 100x माइनस 600 माइनस 60x। ओके, तो 1000 में से 600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 400 और माइनस 100 और माइनस 60 माइनस 160x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले आइए, तो 160x इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 0 से एक 0 काट दिया, 40 अपॉन 16, 40 अपॉन 16 को डिवाइड करिए तो 10/4, 10/4 हो गया, और कितना आ गया 2.5 मीटर ये चला है। चलिए 2.4 मीटर आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को दोबारा आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। दोबारा ट्राई करिएगा, थोड़ा सा ये हम लोगों ने प्लैंक है, इधर हमने 100 ही ले लिया, 100 kg, और इधर सिक्सटी kg, ये 10 मीटर, गलती हुई है इसीलिए जो है मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ। चलिए फिर से करते हैं इसको। इन्होंने पोजीशन अपनी चेंज की, देखिए, तो इधर वाला पॉजिटिव ले लिया, इधर वाला नेगेटिव ले लिया, तो चेंज इन सेंटर ऑफ मास 0 बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ओके, अब आइए गुड, तो 10 इंटू 100 इंटू 10 माइनस एक्स, 100 वाला 10 माइनस एक्स चला, ठीक है। 60 वाला कितना चला, इधर गया, माइनस 60 इंटू 10 प्लस एक्स, ठीक है। ये 20 kg का हमने ये लिया है प्लैंक,
प्लैंक भी तो इधर ही चला है, प्लैंक को भी हमें शिफ्ट क्या कहते हैं उसकी पोजीशन लेनी पड़ेगी क्योंकि प्लैंक चल रहा है। अगर रुका हुआ होता और फिर हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते तो दोनों मास उस प्लैंक के ऊपर खड़े हुए हैं, तो इस वजह से उस वक्त क्या होता, प्लैंक का मास हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लैंक चल रहा है तो इसकी भी तो पोजीशन में शिफ्ट आया है, तो वो हमको कंसीडर करना पड़ेगा। और कितना मास है इसका, 20 kg। तो कितना चला ये बताइए, -20 इंटू एक्स। ये तो सिर्फ एक्स ही चला था ना, बोलिए एक्स ही तो चला था ये रहा। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास तो वहीं का वहीं रहेगा। ये कितना चल गया, ये एक्स चल गया, गर्ल इधर आ गई 60 kg और बॉय इधर आ गए 100 kg। लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसलिए चेंज नहीं हुई क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। और इसको बैलेंस करने के लिए प्लैंक चला, कितना चला, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स चला तो हमने -20x और की। ठीक है, अब इसका आंसर निकालते हैं फिर से, कितना हो जाएगा 1000 और -100x गुड, -600 -60x -20। ओके, चलिए चेक करिए, तो क्या हो गया 400 -180x। तो एक जीरो काट देते हैं, 18x इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से 20/9 आ गया। 20/9 को करिए 20/9 क्या आएगा, कैलकुलेट करिए। 2.2 आ रहा है। ये वाला आंसर ज्यादा सही है। ठीक है, पुराना वाला जो हमने निकाला, हाँ ये जो हमने निकाला था ना आंसर, ये इसमें प्लैंक मूव नहीं कर रहा। ठीक है, अगर प्लैंक मूव कर रहा है तो फिर ये आंसर है। ठीक है, यहां पे जो प्लैंक है वो क्या है, इमूवेबल, फिक्स है। इमूवेबल है, और यहां पर क्या है, प्लैंक मूवेबल है। मूव कर रहा है। चलिए, ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा घूम ज्यादा गए हम लोग तो गड़बड़ हो गया। एक मिनट, एक और 10 इंटू मोमेंट ऑफ मास वाले फॉर्मूले से करते हैं, तो ये इधर गया तो 100 इंटू 10 - x इज इक्वल टू, ये दोनों इधर आए तो दोनों एक तरफ रख देते हैं, तो हो जाएगा 60 इंटू 10 + x, और प्लैंक भी इधर गया तो
20 इंटू एक्स। हंड्रेड और 600 400 वो इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन दूसरा इसी टाइप का है, वो आसान है। ये मेरे पास एक रिंग है, इसके अंदर एक छोटी रिंग ले लेते हैं। चलिए, यह एक बॉल है, उसके अंदर दूसरी बॉल है, इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल एम। ठीक, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक, इसकी रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं। चलिए, अब क्या होगा, मैंने इसको छोड़ा, ये पकड़ा हुआ था वहां पे, इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इसका क्या बनेगा बताइए? बॉल नीचे आ जाएगी, छोटी वाली जो है आ जाएगी। इसको नीचे बना देते हैं। ये नीचे आ गई, यहाँ आ गई। पहले तो ये बताइए, जब ये बॉल नीचे आएगी तो क्या होगा? बड़ा वाला मास या बड़ी वाली रिंग कहीं घूमेगी, आगे पीछे जाएगी? ये वाली जो रिंग है ये आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाएगी। जैसे ही वो रिंग नीचे आएगी तो बड़ी वाली रिंग क्या हो जाएगी, थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये बड़ी वाली रिंग आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यही निकालना है कितना शिफ्ट होगा। शिफ्ट इन, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्जर रिंग ले लीजिए चाहे स्फीयर ले लीजिए, स्फीयर कर दिए। शिफ्ट इन लार्जर स्फीयर। तो मुझे ये पता नहीं है कि इसका शिफ्ट कितना है, तो मैं क्या करूंगा, x मान लूंगा, इसको कैपिटल M मान लीजिए, x शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्या इस पे कोई जो है वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन लग रहा है। x डायरेक्शन में जिधर वो शिफ्ट हो रही है, नीचे तो जा ही नहीं रही, इसी की वजह से वो नीचे आ रही है। हाँ यस, इसकी वजह से नीचे आ रही है, लेकिन नीचे जो शिफ्ट आएगा वो हमसे पूछा ही नहीं है। वो नीचे आ रहा तभी तो आगे वो बड़ी वाली बॉल जो शिफ्ट कर रही है। हाँ ठीक है, क्या x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल? x डायरेक्शन में नहीं लग रहा ना, इस डायरेक्शन में नीचे लग रहा है, y डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है,
और हमसे शिफ्ट जो होगा, X direction. ये शिफ्ट जो आएगा वो किधर आएगा, इधर आएगा ना शिफ्ट। बोलिए, शिफ्ट जो होगा वो तो इधर हो रहा है, वाई में तो शिफ्ट हो ही नहीं रहा है। मतलब वाई में शिफ्ट हो रहा हो ना हो रहा हो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये बॉल घूम करके किधर जाएगी, आगे बढ़ेगी ना। तो हमसे एक्स डायरेक्शन का ही शिफ्ट निकालना है, उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है। और वैसे सही बात यह है कि मान लीजिए सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ था, तो सेंटर में तो होगा नहीं कुछ, यहाँ पर होगा। ठीक है, है? तो एक्स डायरेक्शन में जो शिफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वहीं का वहीं रहेगा। Y direction. ठीक है। वाई डायरेक्शन में क्योंकि फोर्स लग रहा है तो ये वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। मान लो यहां थी, यहां आ जाएगी। सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, तो यानी ये यहां से नीचे की तरफ आएगी। लेकिन उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। उससे हमें मतलब क्यों नहीं है, इसलिए तो हमने पूछा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये जो वाई डायरेक्शन में चेंज आया है ये किसकी वजह से आया, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसको काउंटर, जैसे बैलून में काउंटर करने के लिए फोर्स था, यहाँ पर कोई काउंटर करने के लिए फोर्स नहीं है। ठीक है ना। तो हमसे वाई वाला पूछा ही नहीं है। तो हमें इतना मालूम है और हम ये बार बार पढ़ चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता है उस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। और जब सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होता है तो क्या हम लगा सकते हैं, m1, बोलिए, m1 डेल्टा r1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा r2, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है। तो बड़े वाला मास मान लीजिए x शिफ्ट किया तो मैंने उसको मान लिया m x। छोटे वाला मास कितना शिफ्ट किया ये बताओ, छोटे वाला मास के बारे में बताइए। भाई सेंटर ये है, यहां पर आ गया छोटा वाला मास। तो शिफ्ट कितना हुआ, जो ये आगे बढ़ गया, ये कितना रेडियस है, ये रेडियस r है, तो यहां से यहां आया। लेकिन इसने तो r चला यहां से यहां पर आया। ठीक है। लेकिन वही जैसे प्लेन x चला तो y का कुछ डिफरेंस क्या कर दिया था, प्लैंक ने चल करके कवर कर दिया था। तो ऐसे ही यहां पर क्या होगा, इसका ये r चलने की बजाय कितना चलेगा, r माइनस एक्स, क्योंकि कुछ पार्ट ये चल गया ना आगे की तरफ, बड़ा वाला रिंग चल गया ना x, तो इसने जो है इसको कितना चलना पड़ा, सिर्फ r माइनस एक्स चलना पड़ा। ये रिंग आगे घूमेगा और ये इधर आएगा। ठीक है ना। तो इसको कितना चलना पड़ा, ये आगे बढ़ गया ना थोड़ा सा, तो ये x आगे बढ़ गया, तो इसको कितना पीछे आना पड़ा, वैसे आना था r, लेकिन अब r माइनस एक्स चलना पड़ेगा। बस एक लाइन में आंसर आ गया। तो यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, निकल जाएगी m कैपिटल M इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए तो स्मॉल m इंटू एक्स इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू r। तो यहां से x कॉमन हो गया तो क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू r। ये आंसर आ जाए, चेक करिए ये आएगा।
कि माइनस एम एक्स आएगा, उसको मैं लेफ्ट साइड में ले आया तो प्लस एम एक्स हो गया, एक्स दोनों में है तो कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद जो एम प्लस एम यहाँ पे बचा ब्रैकेट में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक बार इन तीनों क्वेश्चन को दोबारा से करिएगा अपने आप। अच्छे क्वेश्चन है, एक एक लाइन में इसका आंसर है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। वाई डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, क्यों? तो फोर्स होता है, लेकिन वाई डायरेक्शन हमने पूछा ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए वाई डायरेक्शन का हम लोगों को कोई आंसर नहीं देना, खाली एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा। चलिए अभी किसी टाइप का क्वेश्चन आता है गन का। गन ये गन, इसमें से बुलेट निकली, ज्यादा बड़ी बना दी है, 12 बुलेट है, ठीक है। गन हाथ में है और बुलेट मैंने फायर की, बुलेट का मास 100 ग्राम, गन कितने ग्राम की ले लो चंद्रमान? गन जो है वो कम से कम 1 किलो की तो होगी, है? इससे कम की कहाँ होती है? प्लास्टिक वाली नहीं है बेटा, ओरिजिनल है, लोहे की है, तो 1 किलो की होगी, ठीक है। चलो 900 ग्राम ले लेता हूँ, 1 kg ले लेता हूँ, 100 ग्राम और ये 1 kg। अब जब बुलेट गन मेरे हाथ में है तो उस वक्त गन जो है वो बस पकड़ी हुई है मैंने, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैंने इसका ट्रिगर दबाया तो ये बुलेट निकली 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। तो बुलेट तो गई आगे, बुलेट गई आगे ऐसे, तो गन किधर जाएगी? हाँ, पीछे चली जाएगी, ठीक है। ये वेलोसिटी मुझे दी हुई है, बुलेट की वेलोसिटी, तो मुझे गन की वेलोसिटी बतानी, इसको रिकॉइल वेलोसिटी भी कहते हैं, कि कितनी स्पीड से पीछे की तरफ गन जाएगी, ठीक है। तो जरा कैलकुलेट करके बताइए। कौन सा लॉ लगा देंगे यहाँ पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। और ये भी कब लगता है? तो भी कब लगता है ये? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता, F एक्सटर्नल 0 होता है, ठीक है ना। मैं थोड़ी लगा रहा हूं, बुलेट कैसे चलती है? क्यों फेंक के मारता हूं तो क्या होता है? बुलेट कैसे चलती है? अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होता है बुलेट के अंदर, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से इतनी एनर्जी निकलती है कि वो बुलेट को थ्रो करती है। पीछे रास्ता होता नहीं है, एक स्प्रिंग होती है खाली पीछे, और आगे जो है बुलेट होती है,
तो वो जो ब्लास्ट होता है अंदर कुछ बारूद भरा होता है, तो बारूद के अंदर ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट क्या करता है, वो भी उसको ढकेलता है, साथ में स्प्रिंग भी ढकेलती है, क्योंकि स्प्रिंग को हम खींचते हैं ना थोड़ा सा, तो इस तरीके से जो है बुलेट आगे जाती है। तो ये तो इंटरनल कंबशन की वजह से और इंटरनल एक्सप्लोजन की वजह से हुआ ना, कोई बाहर से तो फोर्स लगाया नहीं मैंने, तो इसलिए वो इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है बात ये? है, इसलिए एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर वो जरा सा खाली बटन ही तो दबाते हैं हल्का था, तो वो थोड़ी कोई फोर्स माना जाए। हाँ, उस एक्सप्लोजन के मुकाबले में उस हल्का सा बटन दबाने से कुछ कोई फोर्स होगा उसके कंपेयर में? कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिए, तो मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल कितना मोमेंटम था घन का? 0। बोलो मुस्कान, बिल्कुल रेस्ट पे है, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो क्या है 0 हो गया ना। और फाइनल क्या हो गया? 1 kg इंटू -v ऑफ घन। माइनस क्यों लिया? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना। हाँ, और प्लस 0.1 kg इंटू 100 हो गई। तो यहां से v क्या आ गई? वेलोसिटी ऑफ गन 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है। ठीक है, इतना आसान है। चलो एक बम फोड़ते हैं, हाँ हो गया। चलो बम फोड़ते हैं। ये एक बम है, ठीक। ओके, इसका मास है 2 kg, ठीक। क्या हुआ इसके साथ? जो इसका काम था वो इसने कर दिया, ये फट करके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, ब्लास्ट हो गया। ओके, तो ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ? ब्लास्ट होने के बाद ये हुआ कि इधर वाला इधर चला गया, इधर वाला इधर चला गया। लेफ्ट वाला गया 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 तो कम हो जाएगा, 100 कर देते हैं इसको, बम है ना। तो इधर वाले की वेलोसिटी बताइए कितनी हो जाएगी? बोलिए। फटने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना। हाँ, और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, इक्वल पार्ट में। ये भी 1 kg का बन जाएगा और ये भी 1 kg का बन जाएगा। तो बताइए इधर वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये तो सीधे सीधे बता सकते हैं आप, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी मोमेंटम कंजर्व है। क्यों? इसमें जो ब्लास्ट हुआ है जिन केमिकल चेंजेस की वजह से, वो तो इंटरनल फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया? हाँ, चलिए गुड। ओके, चलिए अब की बार 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं।
एक ये 3 पार्ट में, और इसको ले लिया 3 kg, 3 kg का है, तीनों पार्ट 1 kg में ब्रेक हो गए। ठीक है, ओके सर। ये चला गया कहीं इधर छटक के, और ये चला गया नीचे, और ये भी चला गया ऐसे। ओके, ये वाली वेलोसिटी हमको पता नहीं है, और इनकी कुछ वैल्यूज दी हुई होंगी, ले लेते हैं कैलकुलेशन वगैरह में समझ में। यस, दी हुई है, ये है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये वाला जो है ये कुछ एंगल बना रहा है इसके साथ, ये एंगल है 37 डिग्री का। बताइए वेलोसिटी बताइए। दो पार्ट की वेलोसिटी दी हुई है, तीसरे की नहीं दी हुई, तीसरे की आपको बता दें। आया, यहाँ पर भी ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। तो मोमेंटम हम कंजर्व करा देंगे, तो एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे तो दोनों डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है ना, एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है, तो दोनों में करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए, ओके। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये हो जाएगा 5 cos 37, और ये हो जाएगा 5 sin 37। गुड। इसके क्या हो जाएंगे, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, वो तो कैलकुलेशन से पता चलेगा। एक आएगा Vx, हमको पता नहीं क्या है, एक आएगा Vy। हो सकता आए, हो सकता ना आए, हो सकता दोनों 0, हो सकता एक 0, हो सकता दोनों 0 ना हो, तो कैलकुलेट करना पता चलेगा ना। बोलो, किसी को डाउट है इसमें? वेलोसिटी हमको नहीं दी हुई, हो सकता है कि इसका y कंपोनेंट हो सकता है x हो सकता है दोनों हो सकता है दोनों ही 0 हो, है? तो निकालना पड़ेगा। तो x डायरेक्शन में करिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो Vx इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, ये इधर को Vx
मैंने मान लीजिए ले लिया, तो दूसरी तरफ बाकी सबका वी एक्स लिख दिए। क्या क्या है वी एक्स बाकी सबका। cos 37 क्या होता है 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो 5 × 4/5, 5 से 5 गया 4, हाँ 4 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है। तो ये हो गया उसका मास है 1 kg इंटू वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, प्लस इस वाले पार्ट का कोई एक्स डायरेक्शन में है कंपोनेंट, बोलिए। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे है, तो इसका कहाँ एक्स कंपोनेंट बनेगा, तो ये 0 हो जाएगा। वेरी गुड। तो वी एक्स कंपोनेंट आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, एक तो निकल गया। अब ऐसे ही दूसरा निकाल लीजिए वी वाई। दूसरा निकाल लीजिए, चलिए। तो इन दी वाई डायरेक्शन वाई में क्या है, साइन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 37 होता है 3/5, 3/5 × 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया। तो y में ऊपर गया 1 × 3, ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला क्या हो जाएगा +1 × -10, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया -7 मीटर पर सेकेंड वी वाई हो गया। ओके। तो मैंने जो वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाया है ये वाला गलत बनाया है। देखो इधर देखो, y में नीचे आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है वी वाई, कितना आ रहा है 7 मीटर पर सेकेंड, माइनस है ना, तो माइनस का मतलब नीचे है। तो मैंने जो ये ऊपर गलत बनाया है तो इसको ठीक कैसे करूंगा, बोलिए। कोई रास्ता बता सकता है इसको ठीक करने का, गलती सुधारने का, एनीवन? ऐसे ये वेलोसिटी मैंने ऊपर बना दिया था एरो, लेकिन मुझे पता चला कैलकुलेशन के बाद कि मैंने एरो गलत बनाया है, ठीक है ना। तो नीचे आएगा ना, और वाई एक्सिस की तरफ मैंने ज्यादा बेंड किया है, इसका रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि वाई की तरफ वैल्यू ज्यादा है, वाई की तरफ वैल्यू ज्यादा है। अच्छा इसका एंगल निकाल के बताओ, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाना है, ये वाला एंगल प्लीज, दिस एंगल थीटा, तो tan थीटा यही लगाते हैं। tan थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, किसी को इसमें डाउट है परपेंडिकुलर में, ये परपेंडिकुलर, तो ये वाई एक्स को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, वी एक्स को, एक्स वाले कंपोनेंट को क्या किया मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना वेक्टर को, तो इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, तो परपेंडिकुलर ये हो गया वी एक्स और बेस क्या हो गया वी वाई, बस आ गया आंसर, आ गया नहीं आ गया। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी है 4, वी वाई की वैल्यू कितनी है 7, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/7, ये एंगल है।
किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ ले। 4/7 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आती है? वो तकरीबन हाफ के बराबर आएगी। हाफ के बराबर का मतलब ये है कि 30 डिग्री से एंगल कम होगा। 30 डिग्री से एंगल कम होने का मतलब क्या है कि ये 60 डिग्री से बड़ा होगा, है? तो ये 30 डिग्री तो y की तरफ बेंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ज्यादा। x की तरफ 60 डिग्री है, इधर 30 डिग्री है, तो इसीलिए मैंने देखिए उसको बेंड इधर किया। ये हो गया ना एंगल। तो अगर ये 30 डिग्री के अप्रोक्सीमेट है तो ये 60 डिग्री होना चाहिए। तो इसीलिए इस तरफ एंगल वेलोसिटी जो है बेंड होनी चाहिए। ये है कहने का मतलब। ओके, हाँ, तो ये 2D में भी मैंने करा दिया और 1D में भी करा दिया। चलिए, अब आपको जो भी एग्जाम्पल या जो भी आपको मिल सकता था वो सब मैंने करा दिया है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं। अब की बार मैंने क्या किया, बम को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, उसको फेंक दिया। ये देखिए, ओके। और मैंने फेंका मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड। एंगल बना रहा है 53 डिग्री। कितना बना रहा है? 53 डिग्री। गुड। अब क्या किया, ये बम चला चला चला, कैसे जाएगा? ऐसे ही जाएगा ना, फटा नहीं अभी। तो ये कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D। ठीक है, ये यहां पे पहुंच गए मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, एच मैक्स। ये क्या होता है एच मैक्स पे? बोलिए, ये क्या होता है? इसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है ना? ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अगर ये फटा ना होता तो ऐसे ही जाकर के गिरता। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको फाड़ दिया। तो हमने क्या किया, इसको फाड़ दिया। ये कितने केजी का ले लें? 10 केजी का ले लेते हैं। इस बार बड़ा दिखाया है तो 10 केजी का ले लें या 2 ही केजी का ले लें? हाँ, चलो 10 केजी का ले लिया।
तो ये फाड़ दिया और इक्वल पार्ट में फाड़ा, तो ये क्या हो गया 5 kg और ये क्या हो गया 5 kg। मैक्सिमम हाइट पे जाकर ये फट गया। अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ 1 kg retreats its path, 1 kg retreats retreats मतलब अपने उस रास्ते पे वापस आ जाना, यानी पहला वाला पार्ट ये क्या हुआ, रिट्रीट करके यहाँ आ गया वापस सेम जगह पे। तो व्हाट विल बी दी पोजीशन ऑफ सेकंड पार्ट? वापस कैसे आ जाएगा? आगे क्या जाएगा? What will be the position of second part? Second part कहाँ जाके गिरेगा? आगे की तरफ। Yes, आगे की जाएगा। लेकिन ये तो लिखा है, आगे बताओ, नहीं बताओ कहाँ जाके गिरेगा? From origin, चलो from origin लिख लो। जहाँ पे फेंका गया था वहां से कितनी दूरी पे जाके गिरेगा? बताओ कैसे किया जाए? दिमाग लगाइए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग फिर सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल। ये जो पाथ ट्रेवल कर रहा है प्रोजेक्टाइल वाला, तो ये प्रोजेक्टाइल वाला पाथ कौन ट्रेवल कर रहा है? सेंटर ऑफ मास ट्रेवल कर रहा है। ये मैंने जब सेंटर ऑफ मास शुरू कराया था तब भी ये चीज बताया, ठीक है? या तो पॉइंट मास कर रहा होता है या फिर सेंटर ऑफ मास कर रहा होता है। जब मैंने ये पेन फेंक के बताया था तो क्या था, ये घूम भी रहा था और ऐसे आगे भी बढ़ रहा था, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो था वो इसी लाइन पे चल रहा था, याद है ना? सेंटर ऑफ मास। ये पेन क्या था, पेन जब मैंने घुमाया था तो पेन पहले ऐसे था, फिर उसके बाद क्या हो गया, घूम रहा है ऐसे तो ऐसे हो गया, ठीक है? फिर यहाँ जाकर के कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ये पार्ट इधर आ गया, ये इधर चला गया, ठीक है? घूम भी रहा था और चल, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो था वो इसी पाथ पे रहा, याद आया? तो ऐसे ही ये जो बॉम्ब है इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? इसी पाथ पे रहेगा। यहां तक तो समझ में आ गया, इसी पाथ पे रहेगा। इसके बाद भी इसी पाथ पे रहेगा नहीं रहेगा वो बताइए, क्योंकि ऊपर जाके तो फटा है ना मैक्सिमम हाइट पे। बोलिए, फिर से वही बात कहूंगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं लगा, ठीक है? जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो सेंटर ऑफ मास का पाथ चेंज नहीं होगा। आप कहोगे सर ग्रेविटेशन लग रहा है, तो ग्रेविटेशन की वजह से ही तो ये सेंटर ऑफ मास का पाथ है। प्रोजेक्टाइल जो मोशन हो रहा है हर वक्त जी किधर लग रहा है, जी हर वक्त नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस जी, तो उसकी वजह से ही तो ये ऐसे गोल गोल घूम के जा रहा है, तो उसी पे तो रह रहा है, ठीक है? एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, वाई में लग रहा है तो उसकी वजह से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब बम चाहे पूरा जाए तब भी यहीं आकर के गिरेगा, और अगर फट करके इसके चीथड़े हो जाए 1000 पूरी दुनिया में फैल जाए तो भी इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, समझ रहे? बाकी सारे बम के टुकड़े इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास वो वहीं पे रहेगा। रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए?
क्योंकि सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई फोर्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। इसको ओरल भी कर सकता हूं मैं, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। देखिए, यहां पे गया 5 किलो, वापिस यहां आ गया, तो दूसरे 5 किलो को कितना आगे जाना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यही रहे? हाँ, वो इतना ही आगे जाना चाहिए जितना ये रेंज है। मान लो ये रेंज आर है, तो ये कितना जाना चाहिए? आर ही जाना चाहिए ना, दूसरा वाला टुकड़ा। बोलिए, ये टुकड़ा दूसरा जो है टूट करके क्या होना चाहिए? ये हाफ पार्ट 5 kg का ये यहाँ आना चाहिए, तभी तो सेंटर यही रहेगा, है? तो क्या हो जाएगा? पहले वाला अगर मैं ओरिजिन से पूछा था तो ये 0 0 हो गया ओरिजिन। तो ये 0 0 पे पहला पार्ट यहाँ आ गया, रिस्ट्रिक्ट हो तो उसने बता दिया। तो दूसरा पार्ट किस पे हो गया? 2r पे हो गया। यहाँ से चले और ये यहाँ पहुंच गए। दूसरा पार्ट कहाँ गिरेगा ओरिजिन से? 2r पे। लिख लिया इसको? अब जरा इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताइए। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दिए। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही होगा। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है? r। ओरिजिन से, ओरिजिन ये है 0 0, यहां से ये कितनी दूरी पे है सेंटर ऑफ मास? भाई साहब कितनी दूरी पे है? r पे है। गुड। इज इक्वल टू m1 जो एक टुकड़ा गया 5 kg वाला, वो कहां पे पहुंच गया? 0 पे पहुंच गया, तो इंटू 0 हो गया, वापिस रिट्रीट कर गया ना, 0 हो गया, प्लस m2 ये भी 5 पे है, और भाई साहब कहाँ पहुंच गए? सर यही तो निकालना है। ठीक है, हो गया हैं? अब मास कितना हो गया? 5 + 5 10। बोलिए, तो देखिए 5 से 10 कट गया, 2 आ गया, तो r × 2 इज इक्वल टू r2। आ गया आंसर 2r। जी सर, बस 10 मिनट में शुरू कर देते हैं सर। ठीक, 12 बजे शुरू कर देते हैं। ओके, आ गया वही आंसर? बोलिए, किसी को डाउट है इसमें? चलो, इसका दूसरा पार्ट मैं लिखवा रहा हूँ, वो आपको खुद करके लाना है। If first part falls at the H max, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि ये जो है यहीं पे गिर गया आगे। ठीक है ना? क्या हुआ? ये पार्ट यहाँ पे गिर गया। अब बताओ अगला कहाँ गिरेगा? घर से गिरेगा। ठीक है, होमवर्क का सवाल है। फर्स्ट पार्ट फॉल्स एट द H max। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट कहाँ गिरेगा? और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म।
अब हम लोग टॉर्क शुरू करेंगे।